हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि हमारे जो इकोनॉमिक्स के जो सारे जो टॉपिक्स वो चल रहे थे और फिर हमने मतलब जो नेशनल इनकम के वगैरह वो सारी चीज़ें देख ली थी। तो ये और फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था हमें वो स्टार्ट करना, जो एग्रीगेट के हमारे जो टॉपिक थे। चैप्टर नंबर 8 क्या नाम था? अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, ये हमें पढ़ना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, और अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करा, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। जब आप चैनल पे आ ही गए हैं तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन मतलब पूछ सकते हैं, फिर अदरवाइज आप इंस्टाग्राम आईडी हमारे उसको आप फॉलो करके आपके जो भी डाउट्स होंगे आप वो बिल्कुल आसानी से आप पूछ सकते हो। तो और हमें इस चैप्टर में देखना क्या है कि हमें पहले मैं आपको बता दूं कि अल्पकालीन उत्पादन संतुलन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर वर्ड आएगा कि अल्पकालीन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है। तो हमें समझना है अल्पकालीन उत्पादन संतुलन जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो और इसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ये पार्ट, और आप कह सकते हो ये जो पार्ट फर्स्ट हो गया, फिर उसके बाद मतलब जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन होगा, इसमें भी आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका पेपर में आने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर हमें समझना अल्पकालीन उत्पादन संतुलन चैप्टर का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि आपने नाम सुना होगा कि ये बहुत बड़े मतलब जो अर्थशास्त्री रहे जिनका नाम है केन्स। क्या नाम है? केन्स। तो उन्होंने कहने की इस चैप्टर को पूरी तरह से क्या डिज़ाइन कर रखा है, और हमें उन्हीं की अवधारणा को क्या करना है इस चैप्टर में, मतलब जो आपका 12th की इकोनॉमिक्स है, जो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की जो कॉन्सेप्ट है वो कहने की उनकी अप्रोच पर ही बेस्ड है ये चीज़ें। तो अब हमें जो अल्पकालीन संतुलन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल इक्वल हो। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था का संतुलन, अगर हम बात करें कि हमारी जो एक इकॉनमी होती है, क्या हमारी जो एक इकॉनमी होती है ना, वो इकॉनमी कहाँ पर संतुलन में आएगी। तो इकोनॉमी संतुलन कब आती है? सिंपल बात है आपको समझना है कि जहाँ पर क्या होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट, जैसे कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मतलब मार्केट वाले चैप्टर पढ़ा होगा कि बाजार संतुलन कहाँ पर होता है। तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कि जहाँ पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति क्या हो एक दूसरे के बराबर, तो वहाँ पर क्या होती है हमारी अर्थव्यवस्था क्या संतुलन में आती है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर सेम हमें बस करना क्या कि उसी टर्म को करना, लेकिन उस टर्म को थोड़ा सा हमें फ्लिप कर देना, मतलब चेंज करके हमें क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को देखना है। तो अब हमें क्या रखिए एक इकोनॉमी कहाँ पर संतुलन में आएगी। तो एक इकोनॉमी संतुलन में आने का सबसे बड़ा जो मोटिव होगा ना कि जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड मतलब समग्र मांग और एग्रीगेट सप्लाई मतलब समग्र पूर्ति दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी, तो उस पॉइंट पे वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। किसका? इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी का। तो ये हमें समझना ध्यान से कि अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर, और ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ से 4 से 5 नंबर का आपका बनेगा, कैसे बनेगा वो हम आगे देखेंगे, क्या क्या हमें टॉपिक यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, और इस चैप्टर को जो आप पढ़ोगे ना इसको 2 अप्रोच से पढ़ना है। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे 2 अप्रोच से बन सकते हैं। पहली जो अप्रोच होगी, जैसे मैंने आपको क्या बता रखा है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था का संतुलन पढ़ना है। क्या हमें पढ़ना है? अर्थव्यवस्था का संतुलन। अब अर्थव्यवस्था का संतुलन कहाँ पर है? मैंने आपको बताया कि सर आप कह रहे हो कि जहाँ पर एडी और एएस बराबर होगा तो वहाँ पर क्या हमारी इकॉनमी बैलेंस में होगी। लेकिन यहाँ पर हमें 2 अप्रोच को फॉलो करना, और दोनों अप्रोच से ही क्वेश्चन आपके ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहले अप्रोच क्या रहेगी, जहाँ पर एएस और क्या एडी दोनों बराबर। अभी तो हमें तो जनरल सी बात है तो हमें पता है, लेकिन इसी अगर मैं एएस को क्या कह सकता हूँ, इनकम। हमने पढ़ा था इसके पहले की जो चैप्टर नंबर 7 वगैरह, तो उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था न्यूमेरिकल वगैरह में कि जो हमारा एएस होता है हम उसी को कहते हैं वाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई इन द सेंस की मतलब आप राष्ट्रीय कह सकते हो। क्या कह सकते हो? राष्ट्रीय। तो एएस को मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई। अब देखो एडी हमारा सेम है। अब वाई बराबर का मतलब अगर आपके पास हो तो इनकम होगी, इनकम में भी या तो कंजप्शन कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो वाई बराबर क्या 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या होता है? कंजप्शन और ये। तो हमारे को पहले अप्रोच ये लगाने की जहाँ पर क्या हो कि जो हमारी इनकम हो मतलब हमारी जो राष्ट्रीय आय कह सकते हो वो हमारे कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। मतलब कि आप कह सकते हो जहाँ पर एडी और एएस क्या हो बराबर, वो क्या कहलाएगी आपकी यहाँ पर एक ये अप्रोच पढ़नी है। दूसरे अप्रोच हमें लगाने की, हमने वही अप्रोच होगी ठीक, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा कि जो एएस होगा ठीक है, क्या जो एएस होगा वो क्या कहलाएगा मतलब इक्वल टू किसके होता है? एडी के। और फिर हमारा जो एएस को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी प्लस एस। क्या लिख सकता हूँ? ए को सी प्लस एस ठीक है, और एडी को क्या सी प्लस आई हमने पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम क्या सी से सी आपका कैंसिल हो गया ठीक है, और बच्चा के यहाँ पर और आई, तो हमारे को
जो दूसरी अप्रोच पढ़नी होगी क्या पढ़नी होगी, एस और आपका आई, मतलब कि जहां पर हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या एक दूसरे के इक्वल है, तो वो अप्रोच को भी हमें देखना है कि उस अप्रोच से क्या होता है कि आपके कैसे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, मतलब आपको दो पढ़ना है कि वाई बराबर क्या होना चाहिए, सी प्लस में आई होना चाहिए, और दूसरा क्या एस इक्वल टू क्या होना चाहिए आई। ये दो अप्रोच को हमें फॉलो करना है। और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मली आता है कि आपसे कहेगा कि मतलब आप समग्र मांग और समग्र पूर्ति की सहायता से आप क्या करिए, अर्थव्यवस्था के संतुलन को बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, पहले डेफिनेशन बताओगे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था का संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर समग्र मांग जहां पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति परस्पर क्या होती है, एक दूसरे के इक्वली होती है। ये हो गया। अब उसके बाद आप टेबल बनाओगे और टेबल के बाद आपको डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैंने क्या किया, एक नॉर्मली टेबल यूज कर रहा हूँ, और ये पूरे है इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन होंगे तो हम इसी टेबल को यूज करेंगे। इससे होता क्या है, इससे बेनिफिट होगा कि हमारा जो होगा, हमारे जो नंबर्स होंगे ना हमें क्या जाएंगे, याद हो जाएंगे। हमारे को जो नंबर होंगे क्या होंगे, इजिली याद हो जाएंगे। तो हमें ये देखना लगातार इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो टेबल हमारा वाई का मतलब क्या, तो राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय का देखो हमारी क्या पहले इनकम क्या थी, 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 80, ये हो गया। अब हमने यहाँ पर कंजप्शन अपनी तरफ से ले लिया, इसको हमने एक एस्टिमेशन डेटा ले लिया है। तो कंजप्शन जब इनकम 0 थी, ठीक क्या, इनकम 0 थी तो हमारे कंजप्शन कितनी थी, 40। इनकम 100 हो गया, कंजप्शन 120 हो गया, और 200 हो गया, फिर 200 पे 200 हो गया। जब इनकम 300 थी हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 280 हो गया। इनकम 400 हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 360 हो गया। इनकम 500 हमारा कंजप्शन कितना, 440 हो गया। और जो इनकम क्या है 600, तो हमारा कंजप्शन कितना हो गया, 520, ये हो गया। और इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रहा है कि हम किसके अप्रोच को पढ़ रहे हैं, केन्स के अप्रोच को पढ़ रहे हैं। तो ये आपका कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हमारा यहाँ पर आई क्यों इक्वल है। इक्वल इन द सेंस कि हम कहेंगे कि पूरा जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्पकालीन, वो कहेंगे कि केन्स की अवधारणा को पढ़ रहे हैं, ये हो गया। अब देखो हमारे क्या होता है कि अगर मैं आपको क्या कहते हैं कि एस निकालूँ, तो एस कैसे है, इनकम में से जो हमने कंजप्शन किया उसको माइनस कर दो। अगर इनकम हमारी 0 है, इनकम क्या हमारी 0 है, तो अगर हमने कंजप्शन फिर भी किया है, ठीक है, कितना 40 माइनस, तो कहेंगे कि माइनस का 40 आएगा। अब आप एक चीज़ याद रखना कि जब हमारी क्या हो, इनकम 0 होती है, क्या कि हमारी जब इनकम क्या, यहाँ पर आपने इनकम देखी होगी कि जब हमारी इनकम क्या हो, 0 हो, तो इनकम 0 होने पर हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। किसको, उसको हम क्या कहते हैं, स्वायत्त उपभोग कहते हैं। किसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग, जिसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। याद रखना कि जब एक क्वेश्चन आपका पूछा सकते हैं कि जब उपभोक्ता की आय 0 होती है, ठीक, तो उस दौरान भी क्या होता है, कुछ ना कुछ उपभोग किया, तो हम कह सकते हैं कि वो जो उपभोग हमारा कहलाएगा वो ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ उपभोग करना पड़ता है, उसी के लिए हम क्या कहते हैं ये, ठीक है, हमारा हो गया। अब हमने सेविंग निकाल लेते हैं। अब देखो सेविंग एडी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडी निकालने मतलब सिंपल होता है आपको, सी प्लस में क्या होता है, आई, सी प्लस में। अब देखो सी आपका दे रखा है इधर, सी दे रखा और आई दे रखा, अब दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 80, 120 और 40 कितना होगा, 160, ठीक है, 200 और 40 कितना, 240 हो जाएगा। और फिर आपका दो ये होगा 280 प्लस में आपका कितना होगा, ये तो कितना होगा 3 मतलब 320 हो जाएगा। फिर आपका 360 और ये 40 कितना होगा, 400 हो जाएगा। और ये पूरी चीज आप निकालोगे क्या आएगा, एडी, ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। और दूसरा क्या हमारा एएस का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एएस क्या कहता है कि आपका सी प्लस में एस, क्या कहता है, सी प्लस में एस। तो सी प्लस एस देखिए यहाँ पर आपका ये रहा, तो सी आपका ये रहा और ऐसे दोनों को अगर मतलब 40 में से 40 जाएगा 0, ठीक है, फिर 120 में से आपका क्या 20 जाएगा 100, और फिर 200 में से आपका क्या 200 रहेगा, फिर 280 में से 20 जाएगा कितना, मतलब आपको यहाँ पर अगर देखोगे ये रहा तो कितना आएगा आपका 300, ठीक है, ये जाएगा। और फिर उसके बाद आपका करोगे कि जैसे कि आपका सी प्लस एस, अब देखो यहाँ पर ये आपका दोनों को जोड़ लोगे तो जोड़ोगे कितना आएगा आपका 400, इन दोनों को जोड़ लोगे कितना आएगा आपका 500, इन दोनों को जोड़ लोगे आपका कितना आएगा 600, ये हो गया। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि टेबल को हमें एनालाइज करना है कि कहाँ पर हमने क्या बताया था, अर्थव्यवस्था का फर्स्ट वाली अप्रोच क्या हमारी, ये जो हम पढ़ रही है हमारी पहली अप्रोच, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारी क्या है, पहली अप्रोच है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि हमारी क्या पहली अप्रोच को पढ़ रहा है। अभी इसकी जो अप्रोच होगा नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ए एस ए डी बराबर का है, यहाँ पर बराबर है नहीं, 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 यहाँ पर हाँ, तो सर ये पॉइंट हमें मिलेगा कि जहाँ पर हमारे क्या है ए मतलब ए एस ए डी क्या एक दूसरे के इक्वल। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि इस इनकम के 400 की इनकम पर क्या होता है कि हमारी इकॉनमी क्या पूरी तरह से इक्विलिब्रियम है। क्यों, अब देखो यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा वाई था, वाई देखो आपको हो रहा है, वाई क्या हो गया, क्यों कहेंगे कि मतलब ए डी के आप दोनों बराबर होंगी, ठीक है, फिर सी प्लस आई के बराबर कह सकते हो ऐसा। तो इस पॉइंट पे लेकिन जो क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर ये केस किस चीज़ को दर्शा रहा है, ठीक, और देन ये केस किस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि हमारा ए डी क्या ग्रेटर देन है, ठीक, और ए एस क्या है हमारा मतलब ए एस लेस देन है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखना चाहूँ
तो ये हमारा केस क्या बन रहा है कि देखना आप, ये केस हमारा क्या बन रहा है कि AD हमारा क्या है ग्रेटर देन, AD की अगर हम बात करें क्या ग्रेटर देन है किसकी कंपैरिजन में AS की, तो ये केस कहलाएगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन जनरेट हो रहा है। कब होता है? आप सिंपल कि जब समग्र मांग क्या हो, समग्र पूर्ति से क्या होती है, अधिक होती है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। अब मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पर क्या होगी, जो डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन उसके कंपैरिजन में जो हमारी इनकम होगी क्या होगी, बहुत कम होगी, तो ये केस होगा। और दूसरा केस अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो AD क्या है, AD क्या लेस देन है किसकी तुलना में, AS की तुलना में। तो ये हमारा कहने की क्या केस दर्शाएगा, ये हमारे इकोनॉमी के अंदर अस्फीति को दर्शा रहा है। किसको? अस्फीति को दर्शा रहा है। अब अस्फीति का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर इनकम मतलब डिमांड है ही नहीं और इनकम हमारे पास पैसा है, मतलब हम डिमांड कर ही नहीं रहे मार्केट क्यों, हमारे पास पैसा लेकिन डिमांड नहीं कर रही ये चीज़। तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन दोगे क्वेश्चन की, क्या करो क्वेश्चन की डेफिनेशंस को दोगे और फिर टेबल बनाओगे, टेबल में इसकी व्याख्या। आप व्याख्या क्या करोगे, आप सिंपल से बता दोगे कि जहाँ पर मतलब समग्र मांग मतलब जहाँ पर क्या होगा ADS बराबर अर्थव्यवस्था का संतुलन होगा, और अगर मतलब AD क्या होता है ग्रेटर देन होता है, AD क्या ग्रेटर देन होता है किससे, AS से, तो उस पॉइंट पे हमारे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति की समस्या क्या जनरेट होती है। और इसके अलावा क्या होता है कि दूसरा कि जब आपका AD क्या होता है लेस देन होता है किससे, AS से, तो उस अर्थव्यवस्था में हमारे क्या होता है कि अस्फीति स्थिति होती है, मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं है लेकिन उनकी डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये चीज़। ठीक है, तो अब इसी टॉपिक को पूरा का पूरा हम एक डायग्राम के द्वारा शो कर देखते हैं कि डायग्राम में, तो डायग्राम में देखिए मैंने क्या बता रखा है, सबसे पहले तो हमारा y अक्ष था, y अक्ष से मैंने क्या ले लिया, रोजगार या फिर सॉरी आय कह सकते हो, फिर रोजगार से कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और जो हमारा y अक्ष हो गया वो क्या होगा, AS और AD हमने उस पर दिखा दिया। अच्छा अब देखो यहाँ पर इनकम लगातार आपकी क्या हो रही है, इनकम जीरो थी, जीरो से लगातार इनकम क्या इंक्रीज हो रही है, तो सेम एज इट इज की जो हमारा इनकम का जो डायग्राम होता है मतलब AS, आप AS को कह सकते हो यहाँ पर, अगर हम AS की जगह क्या y भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y भी, क्यों, क्योंकि y लगातार आपकी क्या रही बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारा इनकम बढ़े लेकिन जो आपका कह रहा है कि AD क्या है, AD देखो कितना है, AD पहले आपका क्या था 0, फिर उसके बाद क्या 100, तो यहाँ पर क्या होता है कि AD पहले क्या होता है, देखो AD लगातार क्या हो रहा है, बढ़ा हुआ किससे, इनकम में कम है, इनकम आपका, इनकम का पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और यहाँ आपका AD का मतलब आपके पास पैसा कम है लेकिन आपकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। क्या आपके पास पैसा कम है लेकिन आपकी डिमांड क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब जब डिमांड आपकी ज़्यादा होगी और आपके पास पैसा कम होगा तो कौन सी सिचुएशन को जनरेट कर देगा, वो इन्फ्लेशन को, किसको, इन्फ्लेशन को कह सकते हो। अब यहाँ पर आता है कि जहाँ पर क्या होता है इनकम AD मतलब आपका AD और दूसरा क्या आपका कि AS, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अर्थव्यवस्था का संतुलन, जैसे कि पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और फिर उसके आगे देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे इनकम का कर्व क्या होगा, वो बढ़ गया मतलब इंक्रीज हो गया, लेकिन एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया, कम हो गया। तो ये केस कहने की क्या दर्शाएगा, ये अस्फीति को दर्शाएगा, मतलब कि हमारे क्या हमारे पास पैसा लेकिन हमारी डिमांड नहीं है, हम कोई चीज़ खरीद नहीं रहे। तो ये पूरा टॉपिक आपको करना है, इसको बताना, डायग्राम बनाना, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है टेबल वगैरह, ताकि आपको पूरे क्या हो मार्क्स आपके मतलब एक भी क्वेश्चंस को कटे ना। तो में से ऐसा कोई जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फाइनली आप लोग क्या प्ले लिस्ट को चेक करिए और वहाँ पर क्या करिए फर्स्ट पार्ट को भी आप देखिए वहाँ पर। ये हो गया। अब हमें पढ़ना है कि जो अर्थव्यवस्था का संतुलन दूसरी अप्रोच क्या थी। दूसरी अप्रोच इन द सेंस कि मैंने आपको बताया कि हमें 2 केस में पढ़ना है कि एक आपका जब क्या है AS और AD के रूप में पढ़ना, दूसरा हमारा जो अप्रोच थी वो क्या है, वो हमें S इक्वल टू आई के रूप मतलब सेविंग और मतलब क्या कह रहा है कि हमारा जब इकोनॉमी के अंदर हमारा क्या होगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, तो उस पॉइंट पे भी क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो क्या है इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच कर जाएगी। क्या कर जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट को टच कर जाएगी। तो हमें यहाँ पर देखना, तो ये अप्रोच मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। अब हमें यहाँ पर देखना जैसे कि AS को मैं क्या AD लिख सकता हूँ, AS का मतलब क्या होता है C प्लस में S हो सकता है, क्या AS का मतलब क्या होता है C प्लस में S हो सकता है, दूसरा क्या AD का मतलब क्या होता है C प्लस में I। ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ C से C कैंसिल कर दूँ, हमारे क्या हो जाएगा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो हमें इस अप्रोच को अप्लाई करके देखना है कि इस अप्रोच के द्वारा क्या होता है कि एक इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में आती है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे 4 से 5 नंबर के, तो आपको पहले डेफिनेशन था। अब आप बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बचत और निवेश क्या होता है एक दूसरे के इक्वल होता है। ये हो गया। अब हम उसको पहले टेबल में देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे टेबल में मतलब कैसे हम दिखा सकते हैं कि बराबर है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के इनकम ले लिया। इनकम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारी टेबल चलेगी बिल्कुल सेम टेबल चलेगी। क्या टेबल जो होगी बिल्कुल आपकी सेम चलेगी। क्या है कि इनकम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ये हो गए 600 तक के। ठीक है। कंजप्शन हमने कुछ अपनी तरफ से एस्टिमेट डेटा लिया था, क्या था 40। ठीक है। 120, 200, 280, 360, 440, 520 ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है कि हमारा फिक्स होता है। आप कहोगे सर फिक्स क्यों होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके वहाँ पर बताइए, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल जाए कि यहाँ पर वीडियो हमारी जो ईजिली वे में बहुत समझाया जा रहा है। तो अब हमारा देखो मैं बता दूँ क्या होता है इन्वेस्टमेंट हमारा फिक्स क्यों ही होता है, क्योंकि लास्ट के पार्ट में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वो हमारे क्या है कि 12th की इकोनॉमिक्स है, लेकिन वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट के टॉपिक है वो कहने की 12th के बेस के अगर देखा जाए तो केन्स है। केन्स जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री, तो उन्होंने उनकी अवधारणा को, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या होगा, आपको फिक्स होगा। अब हमें सेविंग निकालना, तो सेविंग कैसे निकालते हैं, सेविंग का निकालने का फॉर्मूला बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट सेक्शन में करके बताइए, और वहाँ पर प्रेस का बटन दबा दें कि हाँ, या फिर आप लाइक का बटन दबा दें ताकि मुझे पता चले कि हाँ सर मतलब आप लोगों को आता है। ये हो गया। तो यहाँ पर देखो अब इनकम का सेविंग का निकालना है कि आपके पास जितनी भी इनकम थे, इनकम में से आपने जो भी पैसा खाया वो उसमें से माइनस कर दो, अपने आप क्या आ जाएगी। अब देखो इनकम क्या थी हमारी 0, लेकिन हमने कंजप्शन कितना किया 40, तो हमारी सेविंग क्या होगी सेविंग, दोबारा बताइए, सेविंग क्या होगी 40 ही होगी, लेकिन माइनस में होगी। ठीक है। अब इनकम देखो हमारी थोड़ी सी बड़ी, इनकम कितनी होगी 100 रुपये, लेकिन हम कमा कितना रहे 120 रुपये। क्या इनकम कमा 100 है, लेकिन हमारा कितना रहे 120 रुपये। तो मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो 20 रुपये हमारी क्या सेविंग माइनस में आ रही है, क्या हो रही है 20 रुपये। तो एक चीज़ सबसे पहले बताइए कि मैंने कि जब इनकम हमारी 0 होती है तो उस पॉइंट पर जो हम उपभोग करते हैं उस उपभोग को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर उस उपभोग को कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब स्वायत्त उपभोग कहते हैं, जो मतलब आय शून्य होने पर भी हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जीवित रहने के लिए, क्या करने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, हम उपभोग करते हैं। ये हो गया। अब देखिए फिर तो अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या अप्रोच अप्लाई करने की, आपका एस मतलब एस और आई मतलब सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है नहीं, इधर इक्वल है नहीं, इधर इक्वल है नहीं, इधर नहीं। क्योंकि सर ये जो अगला पॉइंट है यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, इक्वल है ये, और यहाँ पर भी देखिए नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन पॉइंटों पे क्या होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, वो इक्वल होता है। इस पॉइंट पे आप कह सकते हैं एक इकोनॉमी जो होगी कि अगर आप बचत और निवेश के कॉन्सेप्ट को, अप्रोच को पढ़ते हो तो आप क्या बताओगे कि ऐसे टेबल बना के दिखाने को, उसको करके दिखाने को कहाँ पर बनाए। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है कि जो हमारी सेविंग होती है और जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो दोनों एक दूसरे क्या इक्वल है। लेकिन अगर इससे पहले के हम केसेस को देखें तो हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो सेविंग है वो क्या है, वो लेस देन है किससे, इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है यहाँ पर इस साल अगर आप यहाँ से यहाँ तक के अप्रोच को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और सेविंग है ये हम अच्छा, आप ही लोग बताइए कि इन्वेस्टमेंट करना इकॉनमी के लिए अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या आएगा, बताइए जल्दी इसको फटाफट बताइए क्या आएगा। तो कहोगे सर जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं उससे हमारी इकॉनमी की ग्रोथ रेट होती है क्या, बढ़ती है, सिंपल बात है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर नीचे केस देखिए कि अब क्या हो गया कि हमारी जो सेविंग होगी ग्रेटर देन होगी किसके, इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में। इस केस में क्या शो हो रहा है, इस केस में हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारी सेविंग हो ज़्यादा है। तो अब बताइए कि अगर आप, मैं या पूरी हमारी इकॉनमी में जितने भी लोग रहते हैं वो पैसा बचाते जाएं, क्या करें, वो पैसा बचाते जाएं, तो बचाने से क्या होगा कि हमारी इकॉनमी की ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन होगा। कहोगे नहीं सर, तो ये कहने कि हमारे लिए क्या होता है कि अगर इकॉनमी में हम बचत करते तो हमारी इकॉनमी के लिए क्या बहुत दिक्कत की बात है, समस्या है। क्यों, क्योंकि हमारा फिर जो प्रोडक्शन का जो हमारे उत्पादन की गतिविधियाँ सारी की सारी क्या होंगी, रुक जाएंगी। अब इसके हम टेबल को देखते हैं, डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम कैसे करना। तो डायग्राम देखो मैंने आपको कहता था एक्स अक्ष लेना है, ठीक है, एक्स पे हमारे क्या होता है, आय होती है, और हमारे क्या वाई एक्स पे हमारे क्या होता है, एस और आई कैसे। लेकिन यहाँ पर हमारे जो एस हो क्या माइनस में, तो आपने मैथ्स वगैरह में आपने पढ़े होंगे कि जो हमारा वाई एक्स होता है वो नीचे भी आता है, तो ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, ये नीचे। तो अब देखो यहाँ पर हमारा किससे शुरू हुआ, सेविंग -40 और फ्री, तो मैंने आपका ये आप इधर -40 का ये 20 का सकते हो, ये देखो। और यहाँ पर बराबर कहाँ पर है, ये कैसा पॉइंट है जहाँ पर आपका क्या है कि एस और आई क्या एक दूसरे के बराबर है, क्या है, एस आई एक दूसरे के बराबर है। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, हमारी इकॉनमी का संतुलन बिंदु कह सकते हैं, फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर हमारा की जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। और ये नीचे वाला केस क्या कहलाएगा कि देखो यहाँ पर क्या हमारे कंजप्शन ज़्यादा है, क्या कंजप्शन ज़्यादा है, ठीक, क्या हो रहा है कंजप्शन ज़्यादा, और क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट मतलब कंजप्शन क्या है कम और इन्वेस्टमेंट क्या ज़्यादा है। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है, ये हमारी क्या कहलाएगी, आव बचत कहलाएगी, मतलब हमारी पुरानी सेविंग्स को हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया।
तो ये पूरे के पूरे आपको टॉपिक बताना और इसके कुछ 2-3 पॉइंटों को आपको एक्सप्लेन कर देना कि वाई एक्स पे ये दर्शाया गया है, ठीक है, और ये जो बचत कहलाता है, ठीक है, ये सारा आप दिखा दोगे तो वहाँ पर आपके 4 से 5 मार्क्स के जो नंबर होंगे आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पहले बता दो कि यहाँ पर कितने मार्क्स का टॉपिक हो सकता है। तो ये बेसिकली होता है मतलब 2 से 3 मार्क्स का आपका यहाँ पर टॉपिक हो सकता है, समझना ध्यान से। और इसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल के पोर्शन पे आ जाएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है कि जब बचत मतलब सेविंग, ठीक है, ग्रेटर देन निवेश से, क्या कह रहा है क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि जब हमारी सेविंग, ठीक है, आपका पैसा, मेरा पैसा, दूसरों का पैसा, कि जब हमारी जो सेविंग लगातार जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो किसके कंपैरिजन में, इन्वेस्टमेंट के, तो क्या होगा। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आपकी, आप अगर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो पैसा खर्च करना ज़्यादा सूटेबल होता है या फिर पैसा बचाना, थोड़ा सा इस पर आप बताइए, आपके विचार अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे अपने आंसर को दे सकते हो। तो आप थोड़ा सा सोचिए, इस पर थोड़ा सा एनालाइज करिए कि एक इकोनॉमी के अंदर पैसा बचाना ज़्यादा बेटर होता है कि पैसे को इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर नहीं, पैसे को इन्वेस्टमेंट करना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेटर होता है। मतलब इन द सेंस समझने से इसका कहने का क्या तात्पर्य है, मतलब कहने का अगर हम पैसा लगाएंगे तो किसी को खर्च करेंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रोड्यूस होगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर कि जब अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हो या फिर जब, ठीक है, जब आप कह सकते हो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचत निवेश से क्या होती है, अधिक होती है, तो क्या होगा समझाइए। सिंपल बात है कि अब जैसे कि मैं हो गया, आप हो गया, ऐसे पूरे इंडिया के कैसे तो पूरी इकॉनमी में जितने लोग रह रहे हैं सब क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बचाएं, ठीक। अब बचाने का इन द सेंस कैसे, आप बैंक वगैरह में रख दिया आपने, फिर आपने घर में तिजोरी बना के उसमें तिजोरी में डाल दिया, ठीक है, सबके अलग अलग बचाने के तरीके होते हैं। तो मतलब कि सारी इकॉनमी में जितने लोग हैं वो सभी क्या करें, पैसा अपना बचाना शुरू, खर्च कम कर दें। तो इससे देखो क्या होगा इकोनॉमी के अंदर, इससे इकोनॉमी के अंदर पहले क्या होगा, बचत के माध्यम से व्यय में कमी होगी। अब सोचो, जब अगर मान लो कोई बंदा है, ठीक है, क्या है, कोई बंदा है, तो वो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि 1000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, अब वो 1000 रुपये से कह रहा है कि 800 रुपये बचा रहा है, ठीक है, और सेम ऐसे ही कह रहा है कि एक जो व्यक्ति वो भी 1000 रुपये कमा रहा है, वो 900 रुपये बचा रहा है, मतलब खर्चा कम से कम कर रहा है। तो कहीं नहीं कि क्या हो रहा है कि जब अब वो बचा के रहा है क्योंकि उसकी सेविंग ज़्यादा है, मतलब सिंपल बात है, वहाँ पर बचाने का मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ कि जब बचाएंगे तो बचत के माध्यम से क्या होगा कि हमारा अब पैसा आप ज़्यादा बचा लोगे तो खर्चा क्या होगा, ऑटोमेटिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा आपका कितना होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर खर्चा क्या होगा, कम होगा। तो वही ऑब्वियस सी बात है कि अगर बचत के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बचत के माध्यम से व्यय में कमी होती है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत को प्रायोरिटी देंगे ना तो हमारी जो क्या होगी, हमारा जो व्यय होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा टॉपिक। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक बटन को प्रेस करें ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो रहा है। दूसरा क्या समझना कि अगर हम जैसे कि आप लोग हैं, मैं हो गया, हर कोई पैसा बचाना कह रहा है कि बचाएंगे, तो दूसरा क्या इस पर क्या पड़ेगा कि वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में कमी होगा। आपको फ्लो का मतलब होता है, आप सोचो आप पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहे हो, हम हो गए, आप लोग हो गए, तो पैसा हम ज़्यादा से ज़्यादा बचा रहे हैं, हम कोई सामान वगैरह नहीं खरीद रहे या कोई सर्विस वगैरह नहीं ले, तो कहीं नहीं कि क्या होगी कि जो वस्तु और सेवाओं के प्रवाह, मतलब जो उनकी सप्लाई वगैरह कह सकते हो, ठीक, उनका प्रोडक्शन वगैरह वो सारा क्या होगा, उसमें कमी आ जाएगी। उनका जो फ्लो होगा, मतलब जिस रेट से बिक रही थी या खरीदी बेची जाती थी या सर्विस दी जाती थी, तो उसमें क्या होगी, कमी होगी। ये हो गया। अब जब सिंपल बात है, मार्केट में कोई वस्तु वगैरह कोई डिमांड कर नहीं रहा, क्यों, क्योंकि लोग पैसा खर्च कर नहीं रहे। सारे पॉइंट एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, सारे पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आप सोचिए कि जब लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो सिंपल बात है, उनके द्वारा वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाएंगी, नहीं खरीदी जाएंगी, तो यहाँ पर और नहीं खरीदी जाएंगी। अब इससे क्या होगा, जो मार्केट होगा क्या हो जाएगा, मार्केट क्या होगा, वो कहने के संकुचन का मतलब कि मार्केट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि आप मंदी जैसे केस आ जाएगा वहाँ पर। ये हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है कि अब देखो, जब सामान बिक नहीं रहा, खरीदे नहीं जा रहे, तो वहाँ पर बाजार खत्म हो जाएगा, बाजार संकुचन होगा। अब बाजार में जो लोग काम करते थे, फिर जो और फील्ड में काम करते थे, उनकी इनकम क्या होगी, उनकी इनकम भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो करना क्या, याद कैसे करना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा पेपर में कि जब बचत क्या होता है, जब बचत निवेश से क्या अधिक होती है तो मतलब अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला क्या बताइएगा, जब बचत क्या होती है, मतलब तो बचत के माध्यम से क्या होगा, व्यय में
क्या होगा, व्यय में क्या होगी, कमी होगी। बचत अगर आप करोगे तो उसका मतलब क्या है कि बचत के द्वारा ही जो व्यय है उसकी कमी हो रही है। दूसरा पॉइंट आपको याद होना चाहिए, क्या है, दोबारा बोलिए, क्या, कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव में कमी होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि वस्तुओं और सेवाओं के प्रभाव में कमी होगी। तीसरा क्या होता है कि बाजार का संकुचन होगा, और चौथा क्या होगा कि हमारी जो इनकम होगी, इनकम क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यही क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यही क्वेश्चन हमसे सेम ऐसा पूछा है कि अगर निवेश के माध्यम, मतलब निवेश ज़्यादा हो और बचत कम, मतलब अब अपोजिट है कि अब लोग पैसा बचा नहीं रहे, अब पैसे को ज़्यादा मतलब अगर कोई बंदा है 1000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, क्या 1000 रुपये कमा रहा था, उस 1000 रुपये में से क्या होगा, उस 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट करे, सिर्फ 100 रुपये बचा रहा है। अब सोचो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इससे क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट होगी, हमारी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए अब कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है किसी कंपैरिजन में बचत के, तो पहले क्या होगा, निवेश के माध्यम से व्यय में वृद्धि होगी, मतलब हमारा जब खर्चा बढ़ेगा तो कहीं नहीं कि अगर आप निवेश करो, निवेश इन द सेंस कि आपका जो खर्चा हो रहा है क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इससे दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, वही मैंने बताया था कि दूसरा क्या हो रहा है कि वस्तुओं सेवाओं के प्रभाव में क्या होगी, कमी होगी, सॉरी वृद्धि होगी। क्या होगी, वस्तु, आप सोचो अगर पैसा लगा रहा है कोई, हर कोई इन्वेस्ट करे जा रहा है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप डिमांड करोगे, डिमांड का मतलब कहता है कि वस्तुएं कम होंगी, और वस्तुओं की कम करने के लिए उनकी जो सप्लाई वगैरह क्या जाएगी, ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब निवेश क्या होगा, बचत से ज़्यादा होगा, तो मतलब क्या है कि जो वस्तुओं सेवाओं का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, बाकी इसके 2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ ऊपर दे रखे क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम था। तीसरा पॉइंट क्या है कि बाजार का विस्तार। आप सोचो सिंपल ही बात है कि अगर हम निवेश कर रहे हैं, सिंपल बात है, पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वस्तुओं सेवाओं का फ्लो होता है, उसमें मार्केट के अंदर क्या होता है, नई नई वस्तुएं प्रोड्यूस हो रही है, नई नई सर्विस जनरेट हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो सेलर्स होंगे, जो मतलब जो बायर्स होंगे और सेलर वो कहेंगे, वो मार्केट में आएंगे, तो बाजार का आकार क्या होगा, बाजार का जो मतलब बाजार का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो बाजार का विस्तार होगा। कब होगा कि जब निवेश क्या हो, बचत से अधिक होगी। और अगला पॉइंट क्या है कि हमारे आय के स्तर में बढ़ोतरी की। सिंपल ही बात है कि वो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विस बनाई जा रही है, सारी चीज़ें सप्लाई हो रही है, तो उससे क्या होगी, आपकी इनकम की क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये 2 टॉपिक जो थे आपके 2 से मतलब आपके साथ 3 से 3 या 3 से 4 मार्क्स आपका कह सकते हो। अब जो फाइनली आता है, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपका आगे चल के हम इसका न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे, तो वो हमारे को समझना क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक किसे कहते हैं। अब निवेश गुणक का मतलब क्या, तो देखो निवेश का मतलब कि इन्वेस्टमेंट हो गया। अब इन्वेस्टमेंट की परिभाषा क्या होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैं बता दूं, सिंपल ही बात है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट का मतलब, या फिर निवेश का मतलब क्या होता है कि पूंजीगत जो परिसंपत्ति होती है, पूंजीगत जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, आपका कह सकते हो, फिर मतलब मशीनरी हो गई या भवन वगैरह, मकान वगैरह हो गया, तो उसके ऊपर जो भी हम खर्चा करते हो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि पूंजीगत, अगर निवेश का मतलब कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के स्टॉक में होने वाली वृद्धि कहलाएगी, निवेश कहलाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर पढ़ना है निवेश गुणक, कि अगर हम मतलब निवेश इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से, जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति वो कहीं 5 लाख रुपए का क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना, 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो और वो इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कितना, 10 सालों तक कर रहा है, कितना, 10 ईयर के लिए कर रहा है। तो अब सोचो 10 ईयर के बाद भी क्या उस व्यक्ति को जो पैसा होगा उतना ही मिलेगा। आप लोगों को क्वेश्चन है कि अब सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति हो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है, उसने इन्वेस्टमेंट को 10 सालों तक किए लगातार, ठीक है, तो अब उस व्यक्ति को जो पैसा होगा क्या होता नहीं मिलेगा, 5 लाख का जो उन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट किया, नहीं। आप लोग क्यों, क्योंकि वो शायद आगे चल के शायद 5 से 7 लाख में कन्वर्ट हो जाए, 8 लाख में हो जाए, 6 लाख में हो जाए, मतलब कि वहाँ पर क्या होगा कि जो उसका पैसा होगा ना कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही कहता है उसके पैसे में कुछ ना कुछ गुना क्या होगी, वृद्धि। गुणक का आप कह सकते हो, गुणक का मतलब कि कई गुना, मल्टीप्लायर का मतलब कि कई मल्टीप्लायर, किसकी, इनकम की कंपेरिजन, 2 गुना हो सकती है, 5 लाख का 10 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निवेश में परिवर्तन, क्या, निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। सिंपल था। और निवेश गुणक को किससे हम नोटिस करते हैं, कि किससे करते हैं, के। ये चीज़ याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन के अनुपात को। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, के बराबर क्या होगा, निवेश में परिवर्तन मतलब चेंज इन डेल्टा, और मतलब आप कह सकते चेंज इन डेल्टा और फिगर चेंज इन इनकम, कि अगर मतलब निवेश में परिवर्तन होगा तो इनकम में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। ये लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि कुछ आपके और फॉर्मूले होते हैं, क्या निकालेंगे, तो आपके पास 3 फॉर्मूले, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड।
पहला क्या होता है कि आपका डेल्टा वाई अपन में डेल्टा आई, तीसरा क्या होता है 1 अपन में -1 माइनस में MPSC, और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है K = 1 अपन में MPS। अब ये मैंने आप लोगों को बता रखा कि जो मतलब जो MPS हो गया और MPC हो गया, इनकी जो वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है। तो 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और जो कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है, ठीक है। अब वहाँ पर कह रहे हैं कि y बराबर दे रखा कितना है 4400 है, MPC कितना दे रहा है आपका, MPC कितना है 0.75 है, और आपका C बराबर क्या है, C बार क्या है। अब C बार का मतलब क्या होता है उपभोग आप लोगों ने ऑटोनोमस कंजप्शन पढ़ा होगा, और S निकालना आपको I निकालना है। क्या निकालना है, S, और आपको I निकालना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को नोटिस करना है कि ज़्यादा आपका उपभोग फलन दे रखा है MPC का मतलब कहीं नहीं कि इसी को मैंने आप लोगों को बताया, इसको हम B कहते हैं। तो इससे हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होगा। हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है, क्या जनरेट होता है आपका उपभोग फलन है, आप कह सकते हो। तो C बराबर क्या होता है हमारा C बार प्लस में BY। यहाँ पर देखिए क्या होता है C बार प्लस में BY। ये फॉर्मूला मैंने आपको उपभोग फलन वाले टॉपिक में पढ़ा रखा होगा, याद होगा। अगर नहीं है तो आप लोग वीडियो को पहले देख लीजिए और फिर आपको न्यूमेरिकल समझना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर तो कहीं नहीं कि हमारे को ये निकल सकता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, C कितना दे रही है 100, और प्लस में आपका V कितना 0.75, और Y कितना आपका 4400, ये दे रखा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका 100 टेप प्लस में। अब देखो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन आपका मेथड हो सकता है, आप जैसा करना चाहो, ये तो पूरे को इससे कर दो, या फिर आप करोगे देखो यहाँ कितने डिजिट के बाद आपका पॉइंटर 2, तो यहाँ पर 2.20 से आपका डिजिट काट दो, तो सिर्फ आपका 75 और ये बचा है। तो अगर मैं 44 को 75 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना है 4 पंजे 20 का, 5 छः 20 का, 2 हासिल, ठीक है 0, फिर आपका 5 चौके 20, 20 और 2 कितना होगा 22, ये हो गया, ठीक है। अब फिर इसको अगर 7 चौक 28, 28 का हासिल 7 चौक 28 और 2 30, ये होगा। अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 0 3 3, कितना आ रहा है 3300 आ रहा है, कितना 3300, ये हो गया। अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 3400 आ जाएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, हमारी C, मतलब ये हमारी वैल्यू निकल गई C की, ठीक है। तो ये हो गया। आपको निकालना देखो क्या S और Y निकालना, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि आपने क्या क्या फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बताया होगा कि आप ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि जब आप कोई चीज़ नहीं करते हो तो आप उसको बताना होगा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Y बराबर क्या होता है C + S होता है। मतलब कि मेरे पास जो इनकम है, ठीक है, मेरे पास, क्योंकि आपको देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से क्या S निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास C की वैल्यू है, Y की वैल्यू, तो आपको क्या निकल जाएगा S, ठीक है। आप बताइए कि यहाँ पर हम जानते हैं कि Y बराबर क्या होता है, इनकम जो गया तो मैं उसको सेविंग कर सकता हूँ, कंजप्शन। तो यहाँ पर Y का वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 4400, प्लस में C बराबर आपने निकला कितना 3400, और प्लस में ऐसा नहीं दे रखा, ठीक है। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं 4400 में से कितना 3400, तो अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 0, कितना आ गया 1000। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करें 4400 माइनस में कितना हो जाएगा 3400, ठीक है, बराबर में आपका S। तो अगर मैं यहाँ पर S की वैल्यू निकाल दूँ कितना आएगी 1000, कितना आ गई 1000। अब देखो यहाँ पर S की वैल्यू आ गई हमारी, फाइनली S की वैल्यू आ गई, ठीक है। आप लोग भी इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आपको समझना है। अब इसके अलावा हमें पता है कि अभी मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था थर्ड पार्ट में, कि हमारा क्या होता है कि हमने एक अप्रोच पढ़ी थी कि S = क्या होता है I, यहाँ पर भी संतुलन होता है। अब सिंपल बात है कि जब S की वैल्यू कितनी है 1000 है, ठीक है, तो वहाँ पर I की वैल्यू भी क्या होगी 1000, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि I बराबर भी क्या होगा 1000। तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था इस न्यूमेरिकल का। अच्छा, तो जैसे कि हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखा, अब सेकंड वाले में देखना है कि आपके S की वैल्यू दे रखी है कितनी है -25, प्लस में 0.55, और I बराबर आपका दे रखा है 5000। आपको Y और C की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर देखो कौन से अप्रोच लगाएंगे आपको खुद देखना। तो अब यहाँ पर देखो आपका AD वगैरह कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर एक अप्रोच हमने पढ़ी थी कि दो तरह की होती है। क्या होती है कि S = I, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू दे रखी है, किसकी, दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, S बराबर कितना रहेगा आपका -25, प्लस में आपका 0.55, और ये आपका कितना रहेगा 5000, कितना रहेगा 5000। अब इसको हम अगर टर्म को चेंज करेंगे तो कैसा हो सकता है आपका 0.5y, ठीक है, 0.5y, और ये आपका माइनस का तो उधर आगे जाएगा प्लस का, कितना आपका 5000, प्लस में आपका कितना आएगा 25, ये हो गया। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा आपका, ये 5000 कितना होगा 25, कितना होगा 5025। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर क्या लिख सकते हैं हम 5025 बटे में कितना होगा 0.25, कितना 0.25। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए इसको शॉर्ट आउट करती है, पॉइंट को हटा के ऊपर एक पॉइंट लगा लो। तो अगर आप काटोगे इसको 5 के पार से तो 5 10 में 50 और 50 25। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि हमने यहाँ पर
5,50, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। लेकिन हम इसके बाद ही हम दो टर्म्स को ले रहे होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी क्या होगा आपका एक जीरो बढ़ेगा, फिर 50 25 और ये जीरो, मतलब कितना आ गया आपका y बराबर कितना आ गया 10,050, ठीक है, ये हो गया आपका 10,000 कितना हो गया 50। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने पढ़ा है कि आप वही लाइन ले सकते हो कि हम जानते हैं कि, ठीक है, जानते हैं कि y बराबर क्या होता है। अब देखो y बराबर क्या आपने पढ़ा है आपको, जैसे कि हमें c निकालना होता है, c बराबर क्या होता है, अगर i की वैल्यू दे रहे यहाँ पर, i की वैल्यू तो हमने क्या पढ़ा होगा, y बराबर क्या होता है c प्लस में, y बराबर क्या होता है आपका c प्लस में i। अब y की वैल्यू कितनी निकाली आपने, y की वैल्यू कितनी निकाल दी आपने, अगर निकाली यहाँ पर 10,000, ठीक है, 10,050 बराबर में c की वैल्यू दे रखी है, c आपको नहीं दे रखा है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो लेकिन i की वैल्यू दे रखी है कितनी है, i की वैल्यू कितनी है 5,000, कितनी है 5,000। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो सिंपल बात है कि अगर 10,050 में से आप माइनस कर दो कितना 5,000, कितना 5,000 0 5, ठीक है, ये हो गया। अब 10 में से कितना आएगा 5,050 आएगा, कितना आएगा आपका c बराबर, अगर हम सॉरी यहाँ पर अगर हम माइनस कर देंगे तो मतलब आप इसको लाके कितना कर सकते हैं, देखिए कि 10,050 माइनस में आपका कितना आएगा 5,000, ठीक है, कितना 5,000, तो और बराबर में आपका c, तो c की वैल्यू कितनी आएगी आपकी यहाँ पर हमारी 5,050। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर c की वैल्यू। आपसे यही क्वेश्चन में दो क्या था, निकालने के लिए आपको क्या निकालना y, तो y हमारा निकल गया कितना है 10,000 मतलब 10,050, और यहाँ पर क्या था c की वैल्यू कितनी आ गई 5,050। तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे करना होगा। तो हमें